वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं उस तोहिनामे फिल्म की जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज का आगाज हो चुका है। मुसलसल ये एहतजाज जारी है। आज पाकिस्तान में भी मुजाहरे होते रहे। एक और वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल आपको बताना है। हुसैन हक्कानी साहब ये लिखते हैं कि इन मुजाहरों का मुहर्रिक इंटरनेट पर आने वाला वो वीडियो है जिसमें इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत की गई है। लेकिन मिस्टर हक्कानी कहते हैं कि भिपरे हुए हमलों को इस सही तनाजुर में देखना चाहिए कि मगरिब के खिलाफ अवाम को मुश्तिल करने के पीछे इन इस्लाम पसंदों का ही जज्बा कार फरमा रहा है कि इसे अपने लिए अवामी हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो ये भी कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन ने जो माजरत की वो नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो नादानिस्ता तौर पर उन इंतहा पसंदों की झांसे में आ गई हैं और अमेरिका के लिए बेहतर ये होता कि गुस्सा इस बात पर किया जाता कि मिस्र और दूसरे मुल्कों में अमेरिका के सफारत दफातर का एहतराम नहीं किया गया, जबकि वो इस बात पे सॉरी करने लगे कि ये फिल्म क्यों बनी। जनरल साहब आप क्या कहते हैं हक्कानी साहब की बात के बारे में? क्या कह सकते हैं, एक मुसलमान होकर इस किस्म की बातें करना बातें तो बहुत ही शर्मनाक है। और ये भी याद रखें कि उनकी बैकग्राउंड तो इस्लामी जमीयत तुलबा से है और राइट विंग से वो ताल्लुक रखते हैं और उसका खानवाला ऐसा है कि जिसके ऊपर बहुत फख्र किया करते थे लोग बड़े सगीर के। लेकिन बहरहाल छोड़िए, मई इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वो इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं। ज्यूज जो है खास तौर पे, क्योंकि जो उन्होंने फाइनेंस किया तो ज्यूज ने किया, इजराइल ने किया है और वो इसको बढ़ाना चाहते हैं और क्रिश्चियंस को अपने साथ लाना चाहते हैं। जैसे टेरी जोन्स से भी उन्होंने किया जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की फ्लोरिडा के अंदर, उस वक्त भी बहुत ये शोर मचा था। लेकिन ये उनको पता नहीं है कि कुरान पाक से भी ज्यादा जो मुसलमानों के जज्बात भड़कते हैं वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अगर उनकी कोई तौहीन हो, और ये तो ऐसी तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा तौहीन की गई हो। लेकिन अगर आप एक तरफ हुसैन हक्कानी को क्रिटिसाइज कर रही हैं तो दूसरी तरफ देखिए कि हमारे जो वजारत दाखिला ने क्या कहा है कि ये हमारी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में सेटबैक होगा क्योंकि इंतहा पसंदों को मजहबी मनाफरत फैलाने में मौका मिल जाए, तकवीयत मिलेगी। मसले में उनको ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे प्रेसिडेंट के भी, हमारे वजीर आजम के भी आपने सीने में खंजर घोंप दिया, आपने हमारे दिल में खंजर घोंप दिया। अपनी बात नहीं कर रहे। उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये हमारी जो एफर्ट्स हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ये तो हुक्मरानों की हालत है, इनको उठा के समुद्र के अंदर फेंकना पड़ेगा वरना ये काम नहीं चलेगा। और दूसरा ये है कि अगर हमें हमारी मजबूरियां हैं, मजबूरी क्या है बल्कि हमारी ये बहुत इज्जत है कि हम किसी भी नबी को कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ये तो बात अब क्या करना चाहिए, हमें हिटलर की तस्वीरें उठा लेनी चाहिए और उसको, क्योंकि अगर यहूदी हमें तंग करते हैं और हिटलर उनको तंग करता है तो फिर मेरा ख्याल है हमें हिटलर की तस्वीरें उठा के निकलना चाहिए। और जिन लोगों ने काम करना है अफगानिस्तान में वो तो कर रहे हैं। उन्होंने जो कैंप बेस्टिन जो इतना ज्यादा यानी बहुत ही ज्यादा सख्ती थी वहां पे, पूरी तरीके से तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी, लेकिन जिन्होंने काम करना था वो कर गए। मुसलमान तो इसके लिए जाने देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अलामा साहब बात यही है कि फिर उन लोगों को मौका मिलता है। अभी मैंने हुसैन हक्कानी साहब का आर्टिकल पढ़ा, या जैसे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने भी इसके बारे में जिक्र किया, इंतहा पसंदों का जिक्र कर दिया जाता है। और क्या ये साजिश यही है कि मुसलमानों को दिखाया जाए कि वो इंतहा पसंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया वक्त न्यूज़ का मौका दिया, इस हवाले से कुछ राज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकें आपकी तवस्सुत से। देखिए, ये जो मसला है फिल्म का, जैसे आपने कहा, ये बाकायदा गहरी साजिश है, उसी के तहत ये सारा सिलसिला हुआ है। और डॉक्टर साहब ने गालिबन इशारा किया है कि या किसी दूसरे दोस्त ने कि ये एक टेस्ट केस भी है मुसलमानों के लिए, बिल्कुल, कि उनके मुक़द्दसात की तौहीन की जाए तो उनका रिएक्ट क्या होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है। ये एक सिलसिला है जो आगे बढ़ेगा। लेकिन रिएक्शन में ये भी बात की गई कि लीडरशिप की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आया जो कि आना चाहिए। सऊदी अरब की तरफ से क्या रिएक्शन आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि जिस अंदाज से ये डॉक्टर साहब ने जो बताया है कि जिस हद तक ये तौहीन हुई है, यानी उसको बयान नहीं किया जा सकता, उस फिल्म को देखा नहीं जा सकता। और जिस तरह से 1.5 अरब 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया है,
تو اس صورتحال میں چاہیے یہ تھا کہ پورا عالم اسلام نکل پڑتا اور اس امریکہ کے خلاف اظہار نفرت کے لیے میدان میں آتا، لیکن یہاں پر مسلمان ممالک کا کردار وہ ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ OIC کا ایک کردار بنتا ہے اس حوالے سے۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر الحمدللہ مجلس وحدت المسلمین نے اپنی توان کے مطابق، استعداد کے مطابق کچھ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور الحمدللہ باقی مذہبی جماعتیں بھی آئے دن یہ سلسلے چل رہے ہیں، لیکن ضرورت تھی کہ یہاں پاکستان کے اندر ہمارے حکمران، عوام ہماری امریکہ کے خلاف ہے، ہمارے حکمران امریکہ کے غلام ہیں۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کی دلوں کی، ان کی خواہشات کی ترجمانی کریں اور امریکہ کے خلاف اس طرح سے امریکہ کی غلامی میں آگے نہ جائیں۔ کل کراچی میں ہمارے لوگ پرامن احتجاجی ریلی تھی، آپ کی میڈیا نے اس کو باقاعدہ بتایا ہے کہ پرامن لوگ کرزئی نے اتنی سخت مذمت، کرزئی ہم سے بہتر ہے، کرزئی نے جو اسٹیٹمنٹ دیے پہلے دن، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کرتی ہوں، ہلری کلنٹن کا اور امام ملک کا بیان دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے ہلری کلنٹن کا بیان بھی زیادہ افسردگی کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے، مجھے ہلری کلنٹن کو دیکھے ویسے اپنا وہ دفتر خارجہ یاد آ گیا، لیکن ہلری کلنٹن نے وہی بات کی جو ہم لوگ روز نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی کچھ لوگ ہیں امریکہ میں پاگل، امریکہ نہیں ہے۔ اچھا یہ اصل میں ہم بھی اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستانی کے، جی کچھ ہمارے یہاں لوگ ہیں، ہم پاکستان نہیں ہے، تو مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا ہلری کلنٹن اپولوجیٹک ہماری ہی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کھڑی ہو کے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی دوسری بات یہ کہ حامد کرزئی نے بیان دے دیا، دنیا OIC کی بات کی بدقسمتی سے آپ دیکھیں نا جو جنگیں ہو رہی ہیں سیکٹیرین بیسس پہ اور دوسرے معاملات، OIC کا اجلاس ہونا چاہیے تھا، سعودی عرب کو کچھ کرنا چاہیے تھا، ایران کی قیادت کو کچھ، اس وقت کوئی اجلاس ہونا چاہیے تھا، اور سفارتی دباؤ، یہ تو عوام اپنا سفارتی دباؤ کہ آپ، اب مجھے نہیں پتا UN کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں کہ یہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ ہو پوری دنیا میں، آپ ہولوکاسٹ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور امہات المومنین کو آپ گالیاں دے رہے ہیں فحش، اور رسول اللہ کی توہین، اور مطلب آپ ان کو پورنوگرافک کریکٹرز میں دکھا رہے ہیں، مطلب ہماری جان مال بچے سب قربان، سب کچھ قربان، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور آپ ان کی تو کیا ہولوکاسٹ ڈسکس نہیں ہو سکتا؟ یعنی یہ دیکھیں نا، ہمیں کچھ پریشر بلڈ کرنا چاہیے تھا اسٹیٹس کے لیول پہ، ملکوں کے لیول پہ۔ یہ تو لوگ ایک دوسرے کی گھر جلا رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، دکانیں جلا رہے ہیں، اس سے جب تک اسٹیٹ لیول پہ یہ جو ہم نے جھنجھنے پالے ہوئے ہیں کھلونے، OIC اور پھر عرب لیگ اور پھر GCC اور پھر فلانا عرب لیگ نے سیریا کو نکال دیا، کیا بہت بکواس، یعنی عرب ہی نہیں سیریا کا مطلب ہے۔ اور مقبول جان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں دمخم ہی نہیں رہا، ہر کوئی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کام ڈن، ہم کہتے ہیں سفارتکار کے اوپر حملہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، سفارت خانے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سفیر کو بلا کے افسوس کا اظہار تو کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوا ہمارے ملک میں۔ دیکھیں دمخم کی بات تو دور کو چھوڑیں، بجلی غائب ہو جاتی ہے، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ جلوس کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور جگہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمارے سارے لیڈر جلوسوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیڈر انتخابات کی ریلیاں قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مجھے صرف کوئی یہ بتائے کہ ان لوگوں کی ماں بہن بیٹی بہو اور باپ کو اس طرح کی گالیاں دی گئی ہوتی تو کیا یہ آج گھروں میں بیٹھے ہوتے؟ کیا ان کے باپ کے بارے میں کسی فلم بنائی ہوتی تو آج یہ گھروں میں بیٹھے ہوتے؟ کیا ان کے کسی قبر کے بارے میں، جن قبروں کو یہ پوچھتے ہیں کہ ہم وہاں سے وہ لیتے ہیں اپنا ڈائریکشن لیتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ اس قبرستان سے لیتے ہیں، وہ جو سیاسی قبرستان بنائے ہوئے ہیں اس کی توہین کی ہوتی، کیا یہ گھر میں بیٹھے ہوتے؟ یہ چپ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر اسلام آباد میں ایک وزیر اعظم لیڈ کر رہا ہوتا ریلی، اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ لیڈ کر رہا ہوتا، اگر سرحد میں اگر وہاں پر وزیر اعلیٰ لیڈ کر رہا ہوتا اور اپنے جذبات کا اظہار کرتا، قسم سے کہتا ہوں لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، یہ اسی طرح سوچتے ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں، لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہو گیا۔ ہم اس بات پہ کہتے ہیں، آپ بیان پڑھیں رحمان ملک پر، سپریم کورٹ آج آ کے کہتی ہے کہ یوٹیوب کو بند کرو، تب بند ہوتی ہے، اس سے پہلے 3 دن کسی کو خود غیرت ہی نہیں آتی، کسی کو کوئی شرم ہی نہیں آتی اس بات کے اوپر کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ کل کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم حوض کوثر پہ جا کے رسول اللہ کی صفات حاصل کریں گے، ہم اس کے سامنے کیسے پیش ہوں گے یہ لوگ؟ مطلب کمال کی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے آپ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔
कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है कि जब हुक्मरान साथ चल रहे हैं लोगों के साथ एहतजाज करते हुए? जनरल साहब, ये मैं चाहूंगी आप भी इस बात के ऊपर रोशनी डालें। हम बाहरी शोज में होता है कि उनके लीडर को किसी को कह दिया जाए, अगर किसी सियासतदान के, तो यहाँ पे कुरान मच जाता है। यहाँ पे हमारे इंसानियत की सबसे बड़े लीडर को इतना कुछ कह दिया गया, सियासी मंजरनामे पे क्या हुआ है? देखिए, सियासी मंजरनामा ही नहीं, सिर्फ मीडिया का किरदार भी आप इसमें देखिए कि जुमे के दिन हमने मुजाहरे का ऐलान किया था और वहां पे हम गए लाल मस्जिद के सामने, वहां पे कहा कि जुमे के बाद लोग आएंगे। वहां से सारे जो नमाजी थे वो तो जमा हो गए वहां पे। मेरी बीवी ने मुझे खुद कहा कि मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा कि देखो वहां गर्मी है, तुम बीमार हो, कैंसर की मरीजा हो, 71 साल तुम्हारी उम्र है। कहने लगी कि नहीं मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि ये तुम्हें मुझे मत रोकना, ये मेरा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त रिश्ते का ताल्लुक है और मैं, मेरे बच्चे कुर्बान, आप कुर्बान, इसके ऊपर जो भी है हमारा जान माल सब इसके लिए है। ये वो जज्बा है। वो गई वहां पे, उन्होंने वहां तकरीर भी की। अब ये एक काफी बड़ा वाकया था कि एक खातून का इस तरीके से निकल के आना और फिर ट्रक के ऊपर चढ़ के वहां पे लोगों के सामने गुफ्तगू करना। मजाल है मीडिया सारा वहां मौजूद था, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं हुआ। मैं आपको क्या बताऊं कि आपका वक्त वाले वहां मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं रिपोर्ट किया। अब इसका इलाज क्या किया जा सकता है कि मीडिया भी बेहिस है, बेहिस कहूंगा, नहीं कहूंगा, बिका हुआ है और हमारा ये हुक्मरान भी बिके हुए हैं। ऐसी सूरत में अगर ये हमारे जज्बात का खून करते रहेंगे तो फिर वो वक्त दूर नहीं, या यहाँ खाना जंगी होगी या एक बहुत ही खूनी इनकलाब आएगा। ये बात इसको रोका नहीं जा सकता। ये बात है कि मीडिया का क्या रोल रहा है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, वक्त न्यूज तो खैर काफी उसको कवर करता रहा है, लेकिन मोरलेस जितना ये बात कुछ अर्सा पहले फ्राइडे को हमने ये शो किया, वहां भी बात डिस्कस हुई थी कि होना चाहिए, यकीनन रिमशा के लिए प्रोटेस्ट होनी चाहिए थी, हमने भी की, मगर आप उससे कंपेयर करें इस प्रोटेस्ट को तो आपको स्टार्क कंट्रास्ट नजर आएगा। देखिए, मीडिया में तो आज से 10 साल पहले, 11-12 साल पहले जब 9/11 के बाद मैं शुरू हुआ था बोलना, तो उस वक्त हम बात करते थे, इराक में चला गया था, लेबनान बात चला गया था, बात सारी की। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में भी रहा हूँ, 1 साल के दौरान ये डायरेक्शंस आई है मीडिया को, और कोर्ट ऑफ लॉ में अगर मैं गया कभी तो ये बात करूंगा, ये डायरेक्शन आई थी कि आपने बहुत ज्यादा फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं की, अरब स्प्रिंग को आपने डिस्कस नहीं करना। बल्कि एक मरतबा मैंने कहीं कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं था तहरीर स्क्वायर पे लास्ट ईयर, तो मैंने कहा जी मैं वहां से चाहता हूं कि मैं भी पढ़ दूं, कोई बात करूं, तो कहा गया कि नहीं जी आपने अरब स्प्रिंग पाकिस्तान में डिस्कस नहीं करनी, वी डोंट वांट टू डिस्कस कि वहां क्या हो रहा है, ये मुर्गों को बैठ के लड़ाते रहो शोज में। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा इतने बड़े साने हुए पिछले साल, इतना कुछ हुआ। इजिप्ट से रिपोर्टिंग आपकी जीरो थी, लीबिया से रिपोर्टिंग, मतलब है कि तड़पता रह गया कि मैं वहां जाऊं, और गया भी लेकिन रिपोर्ट नहीं कर सका टीवी चैनल्स पर। मैं उस बात को जेरे बहस में लाना चाहता। ये बाकायदा एक बात, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है कि नहीं पाकिस्तान में टॉक शोज के अंदर 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज के मुर्गे बैठ के लड़े एक दूसरे का, ये है ठीक है ना, दैट इज ऑब्जेक्टिव। आप डिस्कस ना करें कि इस वक्त बहरीन में क्या हो रहा है, इस वक्त सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। देखिए ना, मैं अपनी जाती हैसियत में बॉर्डर तक चला गया टर्की से, लेकिन मैं उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहा मेन स्ट्रीम मीडिया में, ठीक है ना, इसीलिए ब्लॉगिंग आ गई, ये इसीलिए ट्विटर। तो बात सारी ये कि पाकिस्तान के लोगों को उलझा दिया गया इन चीजों में। टीवी चैनल्स पे आप देखिए क्राइम शोज, इसका हाईएस्ट रेटिंग है, हर टीवी चैनल पे आपको क्राइम शो नजर आएगा। इसलिए उसके तेजाब फेंक दिया, उसके साथ भाग गया, उसकी लड़की हुआ, छोटे बड़े क्राइम नहीं, छोटे छोटे आप देखिए क्राइम शोज अचानक बढ़ गए। ये सारा कैसे हो रहा है? मतलब हम नहीं दिखाना चाहते, लोग नहीं दिखाना चाहते, लोगों को दिखाना। क्राइम शोज चल रहे हैं, वो उसके साथ भाग गया, उसके रिपीटेड पूरे दिन आपने लोगों को उस पर लगा दिया है, आपने क्यास फैला दिया सोसाइटी के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आप किसी मुल्क में आप ना अमेरिका में जाएं, इंडिया में जाएं, और प्राइम टाइम शोज पे आपको ये नजर आ रहा हो रात के वक्त कि जब बच्चे बैठे हो और आपको इस तरह के चीजें नजर आ रही हो कि औरत ने शौहर को मार दिया, उसकी शौहर उसके, आप देखें ना जो स्टोरी हर चैनल पे 3-3, 4-4। मैं नहीं बहुत ज्यादा बात करना चाह रहा, लेकिन ये ट्रेंड है। हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाहेंगे, क्या सबका कलेक्शन। देखिए, सफीरों की प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए, सफारतकारों की होनी चाहिए, मुसलमान, और इसलिए होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफीर भेजे थे नजाशी के दरबार में, अल्लामा साहब बैठे हैं और ये साहब अपने सफीर भेजे थे। सफीर हमारे मेहमान होते हैं, सफारत खानों का एहतराम सफीरों का, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में इस तरह से मजाक के रोज किया जाए और हम उसके बारे में खामोश बैठे रहे। और इसलिए जो चलो साहब ने बात की कि चूंकि रूरल खामोश है,
इसी वक्त हमें मुनव्वर हसन साहब भी ज्वाइन करें जमात इस्लामी के नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हसन साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। मुनव्वर हसन साहब, ये बात आप मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि यही समझा जाता है, हदीस है बल्कि, कि तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क अपने तमाम खानदान से ज्यादा ना हो। क्या वजह है कि सियासी तौर पर हमें प्रोटेस्ट नजर नहीं आई, सड़कों पर ही नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस पस मंजर में हम बात कर रहे हैं उसको नजरअंदाज करके बात नहीं की जा सकती। मौजूदा हालात के अंदर भी और दुनिया का जो नक्शा इस वक्त सबके सामने है, जो हुक्मरानों का काम है वो आम लोग नहीं कर सकते। आम लोगों के करने से उसके नतीजे में इंडिसिप्लिन, डिसऑर्गेनाइजेशन ही पैदा होता है, गुस्सा और इजलास का इजहार भी ज्यादा होता है। ऑर्गेनाइज वे में, डिसिप्लिन वे में जो काम हुक्मरानों को करना चाहिए था, उसकी पहली शिफ्ट ये होनी चाहिए थी कि अमेरिका के सफीरों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है उनको बुलाया जाता, फॉर्मली प्रोटेस्ट किया जाता, उनको 8-10 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको मोहलत दी जाती, उसके बाद उनको मुल्क बाहर कर दिया जाता। अगर हुक्मरान ये काम करें तो अवाम की सतह पर प्रोटेस्ट की जरूरत भी नहीं है और लोग नहीं करेंगे और ये डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के मसाइल जो ये भी पैदा नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि मुसलमानों के तमाम हुक्मरान उलमाए अमेरिका की अंजुमन में करार पाते हैं और उन्हीं की चौखट पर सजदा रेज और उन्हीं से एक ही माला जपने का काम करते हैं, डिक्टेशन भी लेते हैं, डू मोर पर भी अमल करते हैं, इसलिए लोगों में जो गम गुस्सा होता है वो जहाँ अहानत करने वाले के खिलाफ होता है वहीं उनकी तायीद करने वाले हुक्मरानों के खिलाफ भी होता है। लेकिन ये भी कहा जाए ना मुनव्वर हसन साहब कि हम लोग इस फिल्म को ज्यादा मशहूरी दे रहे हैं। ये एक किसी मामूली से इंसान की बिल्कुल ही लो लेवल की काविश है। हम अगर इस पर बात कर रहे हैं तो हम उसको बिना वजह की मशहूरी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करके हम एक मामूली सी चीज को बिना वजह मशहूर कर रहे हैं। जी मुनव्वर हसन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये बीच में कुछ, हाँ, मैंने आपकी बात सुन ली है। जी। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मामूली और गैर मामूली का फैसला तो वही करेगा जो साहिब ईमान है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के हवाले से ये फैसला किया जाएगा। अगर ये मामूली सी बात होती तो ये वाकया पेश ही ना आता सिरे से। और ये वाकयात पेश ही इसलिए आ रहे हैं कि पूरा मगरिब जिन वजूह और असबाब से लोगों के दरमियान जाना जाता है, उन सारे वजूह और असबाब को उससे बालाए ताक रख दिया है। ये बड़े सिविलाइज लोग हैं, बड़े लिटरेट लोग हैं, बड़े एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, तहम्मुल बुर्दबारी का उन्वान तलाश करने वाले लोग हैं। लेकिन कुरान पाक को जलाने के नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने और हत्या में उनके लिए रवैया अख्तियार करने से ये बात साबित हो गई है कि वो ये पूरा मगरिब झंझलाहट का शिकार है कि उसकी सारी अस्करी कुव्वतें लहते और बेसर सामान लोगों के हाथों पामाल हो रही हैं। अफगानिस्तान में भी, कश्मीर में भी, फलस्तीन में भी उसी के लोग हैं जिनकी पुश्तबानी अमेरिका इसराइल की शक्ल में करता है या भारत की या अपने तौर पर नेटो की शक्ल में करता है। ये सारे लोग जिनका दामन तार तार हुआ है और सिवाय दिन में तारे नजर आने के और दीवार पर लिखी तहरीर में हकीमत लिखे होने की कोई और चीज, इसलिए जंगलात का शिकार है। और सो कॉल्ड सिविलाइज लोग जो है वो अनसिविलाइज अपने असल जामे में नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर मामूली बात होती तो बात यहाँ तक पहुंचती नहीं। उनको ख्याल ये नहीं है, बाद लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो जानते नहीं है कि मुसलमान कितनी अकीदत रखते हैं और कितना ताल्लुक और मोहब्बत और ईमान की तकमील समझते हैं हुजूर से ताल्लुक के नतीजे में। ऐसा मामला वो बिल्कुल ठीक जानते हैं और उन्होंने हमारी नफ्स पर हाथ रखकर इस बात को जान लिया है। लेकिन उनका ये ख्याल फिर भी गलत है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे दिलों से उनकी मोहब्बत निकल जाएगी और उसके नतीजे में हमारे रवैये बदल जाएंगे। तो इसलिए मगरिब का तजिया करने की, पोस्टमार्टम करने की और तौर तरीकों को जानने और समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट अवामी सतह पर होगा तो उसकी यही डायमेंशन होंगे कि जो नजर आती हैं। अगर किसी को इसके डायमेंशन बदल दिए तो हुक्मरानों पर दबाव डालना चाहिए। तो किस तरीके से दबाव डाल सकते हैं, आप क्या करेंगे? छोटी सी बात की ना आपने कि छोटी सी बात थी पब्लिसिटी। यहाँ एक गांव में किसी लड़की का कोई छोटा सा वाकया हो जाए तो पूरा मगरिब खड़ा हो जाता है। देखिए ना, उनकी आपकी एनजीओ क़यामत बेवा कर देती हैं, आपकी एनजीओ तबाही ले आती हैं। वो लड़की के साथ जुल्म हो गया जी, क्या हो गया, हम भी कह सकते हैं। वो दुनिया यहाँ पर उम्महातुल मोमिनीन की, यहाँ पे सहाबा की या अंबिया की तौहीन हो रही है। ये छोटा सा वाक्य, मतलब देखिए ना, छोटे से वाक्य को मगरिब वो डिफाइन करते हैं, या तो खुद डिफाइन करते हैं कि छोटा। This program was brought to you by Sun Analgesic Cream। करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ।
अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना उम्रे के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। PTCL अपने सार्फिन के लिए लाया हेलो यू फोन ऑफर। अपने PTCL लैंडलाइन या बी फोन से करें मंडे टू सैटरडे रात 9 से सुबह 9 बजे तक सिर्फ ₹3.99 पर आवर में बात, और हर इतवार पूरे दिन यही रेट। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 1236। पाकिस्तान भर की औरतों का एरियल पर है एतमाद। मेरा नाम शाहीन राजपूत है और मैं एज अ इवेंट डिजाइनर काम कर रही हूँ। इवेंट्स में केयर करनी पड़ती है आपको कि कोई दाग आपको ना लग जाए। मैंने एरियल का एड देखा। एरियल में है एडवांस माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर जो सिर्फ एक धुलाई में सख्त दाग बेहतर निकालें। एरियल से धोया ऐसा लगा कि ये मेरा बिल्कुल नया ड्रेस है। मेरे हस्बैंड ने कहा जैसा तुम्हारा नाम है शाहीन, तो तुमने वैसे ही काम भी करके दिखाया है। एरियल मेरा बिजनेस पार्टनर है। एरियल एक धुलाई चमकदार सफाई। मच्छर जो फैलाए मलेरिया और डेंगू फीवर, इस मच्छर को कैसे भगाएं? ले आए सन मॉस्क्विट। सन मॉस्क्विट के चंद खतरे जिस्म पर लगा लेने से मच्छर आपको काटेगा नहीं। सन मॉस्क्विट, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। पाकिस्तान भर की औरतों का एरियल पर है एतमाद। मेरा नाम शाहीन राजपूत है और मैं एज अ इवेंट डिजाइनर काम कर रही हूँ। इवेंट्स में केयर करनी पड़ती है आपको कि कोई दाग आपको ना लग जाए। मैंने एरियल का एड देखा। एरियल में है एडवांस माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर जो सिर्फ एक धुलाई में सख्त दाग बेहतर निकालें। एरियल से धोया ऐसा लगा कि ये मेरा बिल्कुल नया ड्रेस है। मेरे हस्बैंड ने कहा जैसा तुम्हारा नाम है शाहीन, तो तुमने वैसे ही काम भी करके दिखाया है। एरियल मेरा बिजनेस पार्टनर है। एरियल एक धुलाई चमकदार सफाई। एक बिल्ली मोटी ताजी सी जेड़ी मजे नाल डिंग डोंग खांदी सी। डिंग डोंग बदल डिंग डोंग डिंग डोंग। चूया ने मिलके सोचा है बिल्ली नु दांगे तो खाए, बिल्ली नु बनांगे कैंडी फिर खावांगे मिलके डिंग डोंग बदल डिंग डोंग डिंग डोंग। बिल्ली ने कैंडी पाके नरम जे डिंग डोंग खा के फिर चूया आपके बाल क्यों गिरते हैं? देखते हैं इस टेस्टर से। पहले इसे खोलिए, इसे सर पे रखिए, दिखे गिरते बाल? टेस्टर ने इसकी वजह भी ढूंढ ली। डैंड्रफ। हेड एंड शोल्डर्स एंटी हेयर फॉल। ये डैंड्रफ हटाएं 100% तक, बाल गिरे 95% तक कम। अगर बालों का गिरना कम करना हो तो पहले डैंड्रफ मिटाना शुरू करें। हेड एंड शोल्डर्स एंटी हेयर फॉल। हमें सबसे ज्यादा फोकस ये करना चाहिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, और इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए जरूरत होती है कि बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग किया जाए। हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट काफी एक्टिवली काम कर रही है। जो स्टेप्स लिए हैं सिंध बैंक के कयाम को अमल में लाए हैं, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है, और इससे मैं समझता हूँ कि लोगों को मासी तौर पे स्ट्रांग होने में मदद मिलेगी। जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है इसी स्पीड को बरकरार रखते हुए जो कि 80 ब्रांचों को 800 ब्रांचों में जल्द तब्दील हो जाए। अक्रॉस द बोर्ड ये लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सिंध तरक्की करता है तो ये पाकिस्तान की तरक्की है। सिंध की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत। ये और मिस्टर कूल, बात अगर बाल गिरने की हो तो बिल्कुल नहीं। तुम अपनी बात करो, मैंने अपने गिरते बालों के लिए क्या क्या नहीं किया। और अब तुम बोलोगे इसकी वजह डैंड्रफ है क्या? डैंड्रफ से हेयर फॉल, इसलिए अपनाइए हेड एंड शोल्डर्स एंटी हेयर फॉल। ये डैंड्रफ हटाएं 100% तक, बाल गिरे 95% तक कम। नॉट एनीमोर। हेड एंड शोल्डर्स यूज करने को मैंने ही कहा। नहीं, मैंने कहा था। मैंने कहा था। मैंने हेड एंड शोल्डर्स एंटी हेयर फॉल। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना उम्रे के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना उम्रे के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। मौजूदा हुकूमत सिंध ने 4 साल के दौरान सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए जो काम किए हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब जैसे हुकूमत सिंध ने भट्ट शाह में शाह लतीफ़ रिसर्च सेल जो कायम किया है, ये तो इतना बड़ा काम है कि आने वाली जो लोग हैं उन्हें तहकीक में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी और सिंध की सकाफत को समझने में मावेन साबित होगा। तमाम अज़ला में उसकी तरक्की के लिए $1 मिलियन का काम हुआ है, और वो काम नज़र भी आता है। लोग महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए
मुस्बत काम बहुत तेज़ी से कर रही है। तमाम अदीब व शोरा इन चीज़ों से आगाह हैं। सिंध की तरक्की यकीनन पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान की तरक्की पर मौजूदा हुकूमत को हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं। सिंध की